नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मनप स्टोरीज में। चलिए कहानी शुरू करते हैं। अपनी मुंहफट झगड़ालू पत्नी के व्यवहार से वे मन ही मन दुखी ही रहते थे। राकेश एक एमएनसी में अच्छे पद पर थे, कोई आर्थिक तंगी नहीं थी, घर में फुल टाइम मेड नीमा थी। तब भी उमा किसी को सुनाने का मौका नहीं छोड़ती थी। हर रोज की तरह जब राकेश ऑफिस से घर आए तो उमा का मुंह फिर फूला हुआ था। उन्होंने अपने माँ पिताजी को ड्राइंग रूम में उदास बैठे देखा तो उन्हें समझ आ गया कि क्या हुआ होगा। पिता सुरेश और माँ ममता ने उन्हें आता देख दीर्घ निश्वास लेकर फीकी सी मुस्कान लिए देखा। राकेश ने पूछा, तबीयत तो ठीक है न? दोनों ने हाँ में बस गर्दन हिला दी। उमा वहीं खड़ी सबको घूर रही थी। राकेश को देखकर उसने तोरियां चढ़ा ली, चाय पानी कुछ भी नहीं पूछा। राकेश के छोटे भाई विनय की पत्नी सीमा किचन से निकलकर आदर पूर्वक बोली, भैया आप फ्रेश हो जाएं, मैं चाय लाती हूँ। राकेश ठीक है कहकर फ्रेश होने चले गए। वे समझ गए थे आज उमा ने कुछ हंगामा किया होगा। माँ पिताजी विनय सीमा सबको बेकार में ताने दिए होंगे। अपनी मुंहफट झगड़ालू पत्नी के व्यवहार से वे मन ही मन दुखी ही रहते थे। उमा को हमेशा इस बात पर चिढ़ होती थी कि राकेश अपने परिवार पर अच्छा खासा खर्च करता है। राकेश का कहना था कि उनकी जिम्मेदारी है, वे उससे मुंह नहीं मोड़ सकते। उमा का मायका भी उसी शहर बनारस में ही था जहाँ से उसे यही सीख मिलती थी कि अलग रहने पर वह दोनों बच्चे आयुष और सीमा के साथ ज़्यादा आराम से रह सकती हैं। सुरेश रिटायर हो चुके थे, उनकी पेंशन पर भी उमा की नज़र रहती तो राकेश को गुस्सा आ जाता। कहते, तुम्हें किस बात की कमी है? वे पिताजी के पैसे हैं, उन्हें वे जहाँ चाहे खर्च करेंगे। कोई भी त्योहार कोई भी मौका हो, वे कभी हम सबको कुछ न कुछ देने का मौका नहीं छोड़ता है। इस पर उमा हमेशा यही कहती, तो उन्हें देना भी चाहिए, सारा खर्च हम ही तो उठा रहे हैं। यह सब बातें सोचते सोचते राकेश फ्रेश हो वह कपड़े बदल कर आ गए। बच्चे भी आ गए थे, विनय भी आ चुका था। सीमा ने सबके लिए चाय नाश्ता लगाया। उमा मुंह फुलाए बैठी रही, किसी से कुछ नहीं बोली। सीमा फिर किचन में जाकर नीमा के साथ मिलकर डिनर की तैयारी में जुट गई। रात को सोते समय उमा ने पुराना राग छेड़ दिया, राकेश आप मेरी बात क्यों नहीं सुनते? आगे बच्चों के खर्चे बढ़ेंगे, हम सब तो सोचना ही होगा। हम कहीं एक घर ले लेते हैं, अब विनय को संभालने दो यहाँ के खर्चे। क्या हमेशा हम ही संभालते रहेंगे यह सब कुछ? मैं थक गया हूँ रोज रोज की तुम्हारी इन बातों से उमा, अब मैं सोना चाहता हूँ, कहकर राकेश ने करवट ले ली। उमा थोड़ी देर गुस्से में बुदबुदाती रही, फिर वह भी सोने की कोशिश करने लगी। उमा राकेश को अलग रहने के लिए मजबूर करती, यह बात सबने महसूस की थी। एक दिन सुरेश ने कहा, राकेश बहू जो कह रही है मान जाओ, तुम अलग। राकेश ने पिता की बात पूरी नहीं होने दी। नहीं पिताजी, यह असंभव है, मैं अपने परिवार से अलग नहीं हो सकता। बेटा बड़ी बहू सबसे नाराज ही रहती है, अलग रहकर वह खुश रह ले तो क्या बुरा है, हम सब दूर थोड़े ही हो जाएंगे, बस यहीं आसपास कोई घर देख लो। फिर सबके बहुत जोर देने पर बहुत विचार विमर्श के बाद राकेश मजबूर हो गए और उन्होंने बहुत पास ही में एक मकान खरीद लिया। उमा की मुंह मांगी मुराद पूरी हो गई। आयुष और शोभा भी नहीं जाना चाहते थे नए घर में, वे भी राकेश की तरह उदास थे। अब घर तो दो थे पर राकेश और बच्चों का अधिकतर समय माँ पिताजी के साथ ही बीतता था। उमा अकेले ही खुश थी। एक दिन राकेश ने ऑफिस से आकर बताया कि मुझे प्रमोशन मिल रहा है, नेशनल मैनेजर के पद पर मुंबई पोस्टिंग होगी। सुनकर उमा और बच्चे बहुत खुश हुए। राकेश ने आगे कहा, पर एक प्रॉब्लम है, शोभा का नया नया जॉब है, आयुष का कॉलेज है, बच्चों को इस समय शहर बदलना मुश्किल हो सकता है। मेरे रिटायरमेंट में 3 साल ही बचे हैं, वापस यही आना है फिर। आयुष शोभा समझदार बच्चे थे। शोभा ने कहा, पापा आप अकेले कैसे रहेंगे वहाँ, आप मम्मी को ले जाओ, हम दादा दादी के पास रह लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है पापा। उमा नहीं चाहती थी बच्चों को उस घर में किसी से ज्यादा लगाव हो। फौरन बोली, ऐसा करते हैं आप ही चले जाओ, हम लोग आते जाते रहेंगे और आपका तो टूर चलता रहेगा ना। हाँ अब तो पूरा इंडिया कवर करना है तो ठीक है, उत्तर प्रदेश टूर रहेगा तो घर आना होता ही रहेगा। हाँ यह ठीक है, आप ही शिफ्ट करना।
राकेश पत्नी का मुंह देखते रह गए। उमा के साथ न जाने का कारण वे अच्छी तरह से समझते थे। पत्नी की नस नस से वाकिफ थे। उन्हें दुख हुआ वे नए शहर में हर चीज का प्रबंध कैसे करेंगे। इस बात की उमा को जरा भी चिंता नहीं हुई। राकेश ने माता पिता के घर जाकर होने वाले प्रमोशन के बारे में बताया। आगे की प्लानिंग के बारे में भी बात की। उन्होंने शुभकामनाओं की झड़ी लगा दी। ममता ने उदास स्वर में कहा, पर बेटा, प्रबंध करना मुश्किल होगा अकेले। उमा को ले जाओ, बच्चों को हम देख लेंगे। राकेश ने दुखी होते हुए कहा, माँ, उमा को यहीं रहना है। यह सुनकर सब चुप हो गए। सुरेश ने पूछा, जाना कब है? अगले महीने। सब उदास तो थे, लेकिन राकेश एक बड़े प्रमोशन पर जा रहे थे, इस बात की खुशी भी थी। मुंबई जाने के दिन करीब आ रहे थे। उमा के दिमाग में फिर एक नया फितूर आया। राकेश, आपके माता पिता का जो घर है, मैं सोच रही हूँ आप उसमें से अपना हिस्सा पिताजी से मांग ले। राकेश बुरी तरह नाराज हुए। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? यह बात करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? क्यों, तुम्हारा हिस्सा तो बनता है ना उस घर में। अपना हक लेने की तो बात कर रही हूँ। आगे से कभी यह बात छेड़ने की कोशिश मत करना। मैंने सोच लिया है, हम अपना हिस्सा लेंगे उस घर में। उमा, मैं तुम्हें आखिरी बार कह रहा हूँ, इस तरह की बात सोचना भी मत। यह कभी नहीं होगा। नहीं, तुम्हें करना पड़ेगा। राकेश ने उमा को डांटा। बकवास बंद करो। उमा उमा ने क्रोध भरी नजरों से उन्हें घूरते हुए कहा, आपको तो मेरी बात नहीं माननी है, तो मुझे भी नहीं करनी आपसे बात। तो ठीक है, मत करो, शांति से जीने दो मुझे। आयुष और शोभा अपने कमरे में सारी बातें सुन रहे थे। शोभा ने बाहर आकर कहा, माँ, आप कैसी बातें करती हैं? पापा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। उमा चिल्लाई, चुप रहो तुम और जाओ यहाँ से। शोभा चुपचाप दुखी होकर अपने कमरे में चली गई। उमा के गुस्सैले और लालची स्वभाव से तीनों दुखी ही तो रहते थे। जिस दिन राकेश को जाना था, उस दिन भी उमा ने उनसे ठीक से बात नहीं की। वह मुंह फुलाए इधर उधर घूमती रही। राकेश सबसे मिलकर मुंबई के लिए रवाना हो गए। मुंबई पहुंचकर राकेश को ठाणे के एक अच्छी सोसाइटी में कंपनी की तरफ से 2 बेडरूम्स फ्लैट रहने के लिए मिला, जो पूरी तरह से फर्निश्ड था और उनके ऑफिस मुंबई इलाके में था। उनकी बराबर की बिल्डिंग में उसी कंपनी के एक मैनेजर नवीन व उनकी पत्नी वीणा और 2 युवा बच्चे रीमा और तनिष रहते थे। नवीन के परिवार से मिलकर राकेश खुश हुए। नवीन की कार से ही राकेश ऑफिस जाने लगे। राकेश ने किचन के सामान की पूरी जानकारी वीणा से ले ली थी। वीणा ने अपने मेड काजल से राकेश के यहाँ भी काम करने को कह दिया था। राकेश का पूरा परिवार राकेश से फोन पर संपर्क में रहता था। उनके रहने खाने पीने के प्रबंध के बारे में पूछता रहता। उमा ने जब भी बात की, बहुत ही रूखे ढंग से की। उसकी अब भी वही जिद थी। कई बार वह फोन पर ही घर में हिस्से की बात पर लड़ पड़ती। उमा की छोटी बहन सुनीता मुंबई के अंधेरी इलाके में रहती थी। राकेश की शनिवार की छुट्टी होती थी। सुनीता अपने पति आनंद और बेटे नैतिक के साथ अक्सर मिलने आ जाती थी। कई बार उन्हें गाड़ी और ड्राइवर भेजकर शनिवार को बुलवा लेती और रविवार शाम को पहुंचा देती थी। राकेश को उन सब से मिलकर बहुत अच्छा लगता था। उन्हें मुंबई आए 2 महीने हो रहे थे। नवीन अक्सर राकेश को खाने पर बुला लेते थे। राकेश एक शांत और सभ्य व्यक्ति थे। उन सब के दिल से आदर करते थे। एक दिन नवीन को पूछते संकोच तो हो रहा था, पर पूछ ही लिया कि राकेश जी, भाभी जी कब आ रही हैं? अभी तो नहीं। क्यों, आपको अकेले दिक्कत तो होती होगी। नहीं, कोई दिक्कत नहीं, सब ठीक है, राकेश ने गंभीरतापूर्वक कहा। तो नवीन ने यह बात यहीं खत्म कर दी। कुछ दिनों बाद एक दिन राकेश नहाने गए तो बाथरूम से निकलते हुए उनका पैर फिसल गया और वो बहुत जोर से फर्श पर गिर पड़े। दर्द की एक तेज लहर उनकी कमर में दौड़ गई। वे बिना हिले डुले ही पड़े रहे। दर्द काबू से बाहर था। बहुत देर बाद किसी तरह जाकर बेड पर लेटे। राकेश रोज तैयार होकर नवीन की बिल्डिंग के गेट पर ऑफिस जाने के लिए खड़े होते थे। आज वे नहीं दिखे तो नवीन ने उन्हें फोन किया।
फोन की घंटी बहुत देर तक बजती रही। नवीन को चिंता हुई, फिर फोन मिलाया। बहुत देर बाद राकेश ने इतना ही कहा कि नवीन, मैं गिर गया हूँ और उठ नहीं पा रहा हूँ। तुम्हारे यहाँ मेरे घर की दूसरी चाबी रहती है, उससे दरवाज़ा खोलकर आ जाओ। नवीन ने वीणा को सब बात बताकर चाबी ली और राकेश के बेडरूम में पहुंच गए। राकेश दर्द से बेहाल थे, हिला नहीं जा रहा था। कैसे गिरे सब बताया। नवीन ने वीणा को फ़ोन किया, कुछ नाश्ता लेकर और पेन किलर लेकर जल्दी आओ। वीणा तुरंत एक सैंडविच, चाय, पेन किलर और एक ट्यूब लेकर पहुंची। राकेश के लेटे लेटे ही नवीन ने उसे नाश्ता करवाया। चाय पीने के लिए वे उठ नहीं पाए। वीणा को उनकी हालत देखकर बहुत दुख हुआ। ट्यूब नवीन को देती हुई बोली, यह भाई साहब को लगा देना, मैं चलती हूँ। बच्चों को निकलना है। अभी चादर डलवा दी थी क्योंकि राकेश अभी टॉवल में ही थे जब वो गिरे थे। राकेश की कपड़े पहनने में मदद कर नवीन ने उन्हें दवा लगा दी। नवीन ने ऑफिस में अपने और राकेश की छुट्टी के लिए फ़ोन कर दिया था। नवीन राकेश के पास ही बैठे थे। राकेश ने कहा, तुम ऑफिस चले जाते, आज तो शायद मुझे लेटे ही रहना पड़ेगा। नहीं राकेश जी, छुट्टी ले ली है, यही हूँ आपके पास। राकेश मन ही मन नवीन के प्रति बहुत ही कृतज्ञ थे। कहने लगे, अच्छा ठीक है, घर जाकर आराम ही कर लो, अभी मेरा दर्द कम हो जाएगा, कुछ ज़रूरत होगी तो फ़ोन कर लूँगा। राकेश के बहुत जोर देने पर नवीन घर चले गए। राकेश का खाना शाम को ही बनाती थी काजल। नाश्ता और लंच राकेश ऑफिस की कैंटीन में ही करते थे। वीणा काजल को निर्देश दे रही थी कि अब जब तक भाई साहब घर पर हैं, तीनों समय उनका नाश्ता खाना ठीक से बनाना। हाँ दीदी, ध्यान रखूंगी। काजल एक अच्छे स्वभाव की महिला थी। वह ईमानदार और मृदुभाषी थी। राकेश के घर जाकर उसने सब काम किया, लंच भी बनाकर उनके पास ही रख गई। दोपहर को नवीन फिर आया। राकेश ने बताया, दर्द सुबह जितना तो नहीं है लेकिन अब भी है, चलिए शाम को डॉक्टर को दिखा कर आते हैं। ठीक है, लगता है जाना ही पड़ेगा। कार में मुश्किल से ही बैठ पाए राकेश। एक अच्छे हॉस्पिटल के मशहूर ऑर्थोपेडिक डॉक्टर राज ने सारी जांच पड़ताल की, बेड रेस्ट बताया और कुछ दवाइयां लिख दी। राकेश घर पर आ गए। एक हफ्ता बीत रहा था। राकेश ने उमा और बच्चों को अपनी तकलीफ बता दी थी। बच्चे परेशान हो उठे, पापा हम लोग आ रहे हैं। पापा को परेशानी हो रही होगी। राकेश ने कहा, नहीं बेटा, तुम लोग परेशान मत हो, यहाँ सब बहुत ध्यान रख रहे हैं मेरा। ऑफिस से तो रोज ही कोई ना कोई आता रहता है और नवीन तो बहुत ही देखभाल कर रहा है। राकेश हैरान रह गए जब उमा ने कहा, मैं तो आपसे बहुत नाराज हूँ, आप मेरी बात ही नहीं सुनते, आपको मेरी कोई बात ठीक नहीं लगती। राकेश ने आगे बिना कुछ कहे सुने फोन रख दिया। आज राकेश का मन बुरी तरह से आहत हुआ था। पति के दर्द की कोई चिंता नहीं, बस संपत्ति, पैसे, हिस्से की बातें। कैसी पत्नी मिली है उन्हें, दूसरे शहर में अकेले रह रहे हैं, उनके सुख दुख की उसे कोई चिंता नहीं। यहाँ दिन रात पराये लोग उनके दुख में हर पल उनके साथ हैं। बिना किसी स्वार्थ के सुनीता, आनंद उन्हें देखने कई बार आ चुके थे। फोन पर सुनीता ने उमा को समझाया, दीदी जीजाजी की तबीयत ठीक नहीं है। उमा ने चिढ़कर कहा, जो इंसान मेरी बात नहीं मानता मैं उसकी चिंता क्यों करूं। तुम ही बताओ, क्या मैं गलत कहती हूँ? क्या हमारा हिस्सा नहीं है पिताजी के मकान में? लेकिन जीजाजी ऐसी बातें करने वाले इंसान नहीं है दीदी। अपने परिवार से प्यार करना बुरी बात नहीं है। सुनीता, तुम छोटी हो, मुझे उपदेश देने की जरूरत नहीं है, कहकर उमा ने फोन रख दिया। नवीन फिर उन्हें डॉक्टर के पास लेकर गए। एक हफ्ते बाद भी उनका दर्द ठीक नहीं हुआ तो राकेश ने उमा से कहा, तुम बच्चों को माँ पिताजी के पास छोड़कर कुछ दिनों के लिए आ जाओ। उमा ने चिढ़कर कहा, जो इंसान मेरी बात नहीं मानता मैं उसकी चिंता क्यों करूं। 10-15 दिन बाद भी राकेश के दर्द में कमी नहीं आई। नवीन फिर उन्हें डॉक्टर के पास लेकर गए। राकेश को लगातार छुट्टी पर ही चल रहे थे। कुछ और टेस्ट हुए। अब की बार रिपोर्ट आई तो सबका दिल दहल गया। राकेश को स्पाइन का कैंसर था, जो कमर के निचले हिस्से से सिर के पीछे के हिस्से तक फैल चुका था और रीढ़ की हड्डी को 65% नुकसान पहुंचा चुका था। एक दूसरे का मुंह देखते रह गए। स्वभाव से शांत और नरम राकेश ने अपनी स्थिति को बहुत सहजता से स्वीकार कर लिया। ऑफिस के और लोग भी थे, वे सब से सामान्य रूप से बातचीत करते थे, जैसे कुछ हुआ ही न हो। उन्हें
उन्हें इतना सामान्य देखकर सबके दिलों में उनके लिए इज्जत और भी बढ़ गई। कमर में दर्द तो उन्हें कई बार होता था, लेकिन वे इसे अपने काम का ट्यूरिंग जॉब और बढ़ती उम्र का प्रेशर समझ लेते थे। अब और दवाइयाँ तुरंत शुरू की गई और कीमोथेरेपी शुरू की गई। उन्हें ऑफिस की लंबी छुट्टी ले ली थी। उनके बॉस सूरज कपूर भी उनको बहुत साथ दे रहे थे। उन्होंने कह दिया था कि बस तुम आराम करो, अपना इलाज करवाओ, अब अपनी फैमिली को बुला लो तो ठीक रहेगा, तुम्हें आराम मिलेगा। बहुत सोच समझ कर राकेश ने शोभा को फोन किया। बेटा, अगर हो सके तो 3-4 दिन की छुट्टी लेकर मुंबई आ जाओ। शोभा घबरा गई। पापा, आप ठीक तो है न? हाँ, मैं ठीक हूँ, बस तुम लोगों को देखने का मन कर रहा है। तीनों आ जाओ। शोभा को पिता के स्वर में उदासी कुछ खटकी। उसने उमा से कहा, मम्मी, पापा की तबीयत ठीक नहीं लग रही, हम तीनों मुंबई चलते हैं। नहीं, मुझे नहीं जाना। शोभा हैरानी से बोली, आप कैसी बातें कर रही हैं? आपको पापा की चिंता नहीं हो रही? जो भी समझो, तुम दोनों को जाना हो तो चले जाओ, मुझे नहीं जाना। शोभा गुस्से में फिर कुछ नहीं बोली और छुट्टी लेकर आयुष के साथ मुंबई पहुंच गई। राकेश की हालत देखकर दोनों बच्चे उनके सीने से लगकर फपक पड़े। काजल वही काम कर रही थी, उसे राकेश की बीमारी के बारे में पता था। उसकी भी आंखें भर आई। राकेश से न लेटा जा रहा था न बैठा। वह सब सोफे पर तकिए रख कर अध लेटे से बैठे रहते थे। रात में उसी स्थिति में सोते थे। पिता की हालत देखकर दोनों बच्चे बहुत दुखी हुए। राकेश ने बच्चों को अपने पास बिठाकर अपनी बीमारी के बारे में बताते हुए कहा, मैं तुम लोगों को दुखी नहीं देख पाऊंगा। इलाज शुरू हो ही चुका है, आजकल तो हर बीमारी का इलाज है। यह कहते हुए राकेश हल्के से मुस्कुरा दिए। बच्चों ने हौसला रखते हुए खुद को संभाला। आयुष ने कहा, हाँ पापा, आप जरूर ठीक हो जाएंगे, अब हम यहीं रहेंगे आपके पास। राकेश ने कहा, नहीं, तुम दोनों अपने काम का नुकसान नहीं करोगे। शोभा ने कहा, पापा, आपका ध्यान रखने से बढ़कर हमारे लिए और कोई काम जरूरी नहीं है। आपकी देखभाल इस समय हमारा सबसे पहला काम है। राकेश ने कहा, बस माँ, पिताजी और चाचू को कुछ मत बताना। ठीक है पापा, मैं फिर माँ को आने के लिए कहती हूँ। राकेश ने हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, कह दो। राकेश के दिल में एक आस थी कि शायद उनकी बीमारी की बात सुनकर उमा अपनी जिद, अहम लालच छोड़कर फौरन चली आएगी। उमा ने सारी बात सुनकर शोभा से कहा, उन्हें मेरी जरूरत नहीं है, अगर होती तो इतने दिनों में भी क्या मेरी बात पर ध्यान नहीं देते? अपने परिवार के लिए हमेशा मेरी बात अनसुनी की जाती है। अब उन सबको ही बुलाएं, मुझे क्यों बुला रहे हैं? उमा ने क्या कहा होगा, शोभा का चेहरा देखकर ही राकेश जान गई। फिर वे बहुत देर तक कुछ नहीं बोले। शोभा ने कहा, आयुष, हम दोनों में से कोई एक यहाँ पापा के पास रहेगा। अभी मैंने अपने बॉस को फोन कर सब बताया है, उन्होंने मुझे घर से ही काम करने की परमिशन दे दी है। अभी तो मैं यहाँ रहूंगी, तुम चले जाओ। कॉलेज की छुट्टी होते ही तुम आ जाना, फिर मैं चली जाऊंगी, हम सब मैनेज कर लेंगे। राकेश को अपने बच्चों पर बहुत प्यार आया। शोभा ने फोन पर सुनीता को सब बताया तो वह आनंद के साथ फौरन आ गई। आकर राकेश के पास बैठकर रोने लगी। दीदी के व्यवहार पर शर्मिंदा हूं मैं जीजाजी, हैरान हूं उनके स्वभाव पर, इस समय भी इतनी जिद और गुस्सा। राकेश ने शांत स्वर में कहा, मैंने बहुत कोशिश की पर उसकी सोच को बदल नहीं पाया। अगर मैं अपने माता पिता, भाई और उसके परिवार को अपने से अलग नहीं देख सकता तो क्या मेरी गलती है? यह मेरा भाई जिसकी नई नई नौकरी है, जो अभी आर्थिक रूप से बहुत मजबूत नहीं है, उस पर मैं घर के बंटवारे का दबाव कैसे डालूं? मैं यह सब नहीं कर सकता। और उमा को मैंने कभी कोई कमी कहाँ होने दी, पर उसका लालच समय के साथ बढ़ता ही चला गया और अब मुझे नहीं पता मैं कितने दिन जीऊंगा। तो क्या मैं अब अपने माता पिता को दुखी करूंगा हिस्से की बात छेड़कर? यह तो मुझसे कभी नहीं हो पाएगा। राकेश का स्वर भर्रा गया। वहां बैठा हर व्यक्ति दुखी हो गया। राकेश की कीमोथेरेपी का पहला दिन था। नवीन की कार से ही राकेश, सुनीता और शोभा हॉस्पिटल पहुंचे। आयुष को शोभा ने भेज दिया था। डॉक्टर से बात करके नवीन ने कीमो का दिन शनिवार को रखवाया था ताकि वह राकेश के साथ रह सके, उन्हें हॉस्पिटल आने जाने में परेशानी ना हो। प्राइवेट रूम बुक कर दिया गया था। नर्स ने राकेश के कपड़े बदलवा कर इंजेक्शन देने की तैयारी शुरू कर दी थी।
अपने मन की घबराहट पर काबू पाने के लिए शोभा ने बाहर बैठ पड़ी बेंच पर बैठकर अपना लैपटॉप खोल लिया था। राकेश बेड पर लेटे हुए, नर्स डॉक्टर के आने का इंतजार कर रही थी। राकेश बिल्कुल चुप थे। नवीन बाहर रखी एक दूसरी बेंच पर बैठा तो सुनीता वहीं बैठी हुई बोली, आप लोगों का बड़ा सहारा है जीजा जी को। राकेश जी इतने अच्छे इंसान हैं, कोई भी कुछ करना चाहेगा उनके लिए। फिर थोड़ा संकोच करते हुए बोला, सुनीता जी, राकेश जी से तो नहीं पूछा कभी, पर बार बार मन में यह प्रश्न उठ रहा है कि भाभी जी यह बीमारी सुनकर भी यहाँ। सुनीता ने बात पूरी नहीं होने दी, ठंडी सांस लेते हुए बोली, जीजा जी इस मामले में दुखी ही रहे हैं कि उन्हें मेरी बहन पत्नी के रूप में मिली। नवीन ने हैरान होते हुए पूछा, अच्छा, राकेश जी जैसे व्यक्ति के साथ किसी को क्या परेशानी हो सकती है? जीजाजी अपने माता पिता भाई को बहुत प्यार करते हैं। मेरी बहन की नज़र में यह उनकी गलती है। मुझे तो समझ नहीं आता कि क्यों कोई पुरुष विवाह के बाद सिर्फ पत्नी की ही बारे में ही क्यों सोचे। यह क्या बात हुई? मेरी बहन की जिद पूरी तरह गलत है। अपनी बहन के स्वभाव पर मुझे शर्म आती है और अपने जीजा जी पर गर्व होता है। अपने माता पिता को प्यार करना क्या किसी पुरुष की इतनी बड़ी गलती है कि उसे ऐसी बीमारी से निपटने के लिए अकेला छोड़ दिया जाए? धीरे धीरे बोलती हुई सुनीता का मुंह गुस्से से लाल हो गया था। उसने किसी तरह अपने को शांत किया। फिर दोनों ने अंदर जाकर राकेश पर नजर डाली। वे चुपचाप आंखें बंद किए हुए लेटे हुए थे। चेहरा बहुत उदास था। नवीन यही सोच रहे थे कि किसी स्त्री पर उसकी जिद, लालच, क्रोध इतना हावी हो सकता है कि वह अपने पति की इस स्थिति में भी स्वयं को अपने पति से दूर रख सके। उनके दिल में सचमुच लेटे हुए राकेश के लिए स्नेह और सम्मान की भावनाएं और बढ़ गई थी। राकेश का इलाज शुरू हो गया तो आयुष और शोभा ने पिता की देखभाल में कोई कसर नहीं छोड़ी। बच्चों ने कई बार उमा को मुंबई आने के लिए समझाया, पर उसकी जिद कायम थी कि पहले राकेश अपने पिता की संपत्ति में अपना हिस्सा मांगे, जो राकेश को किसी भी स्थिति में मंजूर नहीं था। 2 महीने बीत रहे थे। आयुष ने भागदौड़ कर मुंबई में ही एडमिशन ले लिया था, जिससे वह पिता की देखभाल अच्छी तरह कर सके। शोभा की पोस्टिंग बेंगलुरु में हो गई थी। कुछ दिन वह मुंबई में रहकर काम करती, कुछ दिन बेंगलुरु रहती। उसके ऑफिस में राकेश की बीमारी सुनकर सब उसके साथ सहयोग कर रहे थे। राकेश को धीरे धीरे आराम आ रहा था। अब वे पहले की तरह चलने फिरने लगे थे। नवीन के साथ ऑफिस में जाना शुरू कर दिया था तो जीवन की गाड़ी एक बार फिर ढर्रे पर आ गई। इलाज तो लंबा ही चलने वाला था, पूरी तरह से ठीक होने में टाइम लगने वाला था। राकेश अपने माता पिता भाई से लगातार संपर्क में रहते थे। वे परेशान ना हो इसलिए राकेश ने अपनी बीमारी के बारे में बताया था कि उन्हें कमर दर्द परेशान कर रहा है, इसलिए बच्चे उनके साथ ही रहना चाहते हैं। सब हैरान थे। बच्चे भी राकेश के पास चले गए। उमा क्यों अकेली रह रही है? सबने समझाया भी, पर उमा ने किसी की नहीं सुनी। पिता की बीमारी से परेशान बच्चे भी उमा से बहुत नाराज थे। एक तरह से अब तीनों ने उमा के बिना जीने की आदत डाल ली थी। अचानक राकेश और बच्चों ने उमा से बात करना बहुत कम कर दिया तो उमा ने सोचा एक बार मुंबई की सैर कर ली जाए। उसने अपनी फ्लाइट बुक करवाई, मुंबई पहुंच गई। उसने अपने आने की खबर किसी को नहीं दी। उसके पास राकेश के फ्लैट का पता भी नहीं था। एयरपोर्ट पहुंचकर उसने सुनीता को फोन किया। सुनीता हैरान हुई, अरे दीदी, बताया तो होता, बस अचानक प्रोग्राम बना लिया। तेरा जीजा जी और बच्चों को सरप्राइज देने का मूड हो आया। चल अब उनका पता बता। सुनीता ने पता बताया। कहा अभी तो घर पर कोई नहीं होगा, चाबी सामने वाले फ्लैट की मिसेज कोमल जी से ले लेना, लेकिन वे मुझे जानती नहीं, चाबी देंगी? मैं उन्हें फोन कर के बता दूंगी। ठीक है, तू कब आएगी? जल्दी आपसे मिलूंगी। वैसे आप अभी मेरे घर आ जाओ, शाम को चले जाना, नहीं तो बाद में मिलूंगी तुझसे। अच्छा हुआ दीदी आप आ गई। जीजाजी की तबीयत भी, बस तू रहने दे, अपने जिद्दी जीजाजी का पक्ष मत ले। जिद वे नहीं आप करती हैं। अच्छा मैं सामान लेकर अब बाहर निकल रही हूँ, फिर मिलेंगे। उमा राकेश के फ्लैट पर पहुंच गई। सुनीता मिसेज कोमल जी को फोन कर चुकी थी। वे एक महाराष्ट्रियन महिला थी। आयुष व शोभा से मिलती जुलती रहती थी। राकेश की बीमारी की उन्हें जानकारी थी। उन तीनों से सहानुभूति थी। उमा ने उनसे चाबी ली और दरवाजा खोलकर अंदर आ गई।
बैग रख पूरे घर पर नजर डाली। एकदम साफ सुथरा चमकता घर। उमा को हैरानी हुई। वह किचन में गई। खाना तैयार था। करेले की सब्जी, साग, दाल। फ्रिज खोलकर देखा तो सलाद भी कटा रखा था। उमा अब हैरान थी। आधे घंटे बाद ही आयुष आ गया। सुनीता ने उसे फोन कर बता दिया था। आयुष ने एक बेहद औपचारिक मुस्कान से माँ का स्वागत किया। बोला कुछ नहीं। उमा ने ही पूछा, कैसे हो बेटा? ठीक हूँ माँ। आप कैसे आ गई? बस तुम लोगों को देखने का मन हो आया। आयुष कुछ नहीं बोला, फ्रेश होने चला गया। उमा को धक्का सा लगा, यह बेटा है या कोई अजनबी? उमा ने फिर पूछा, शोभा कहाँ है? बेंगलुरु में, कल आएगी, एक हफ्ते के लिए। तुम्हारे पापा कब तक आएंगे? बस आने ही वाले होंगे। आप चाय पियेंगी? आने दो उन्हें भी। उमा देख रही थी। पहले का मस्त मौला आयुष अब एक जिम्मेदार बेटा बन गया। उसने हाथ मुंह धोकर राकेश के लिए फल काटे। राकेश के खाने पीने का बहुत ध्यान रखा जाता था। राकेश आ गए। उमा को देख हैरानी हुई। कब आई? थोड़ी देर हुई। उमा उन्हें देखती रह गई। कितने कमजोर हो गए थे। राकेश के चेहरे पर बहुत शांति और संतोष दिखा उमा को। राकेश ने पूछा, कोई परेशानी तो नहीं हुई घर ढूंढने में? नहीं, आराम से मिल गया घर। इतने में आयुष ने कहा, पापा मौसम बहुत ठंडा सा है, गर्म पानी से हाथ मुंह धोकर फल खा लीजिए। फिर आयुष उनके लिए फल ले आया। कहने लगा, जब तक आप ये खत्म करें मैं चाय चढ़ा देता हूँ। राकेश जैसे ही सोफे पर बैठे, आयुष ने उनके कमर के पीछे मुलायम सा तकिया लगाया। उमा ने नोट किया, शायद राकेश को उठने बैठने में कहीं दर्द है। बोली, कैसी तबीयत है? दर्द है क्या? राकेश ने सपाट स्वर में जवाब दिया, नहीं, सब ठीक है। आयुष 3 कप चाय और कुछ नमकीन ले आया। तीनों ने चुपचाप चाय पी। आयुष ने कहा, पापा अब आप थोड़ी देर लेट ले, थकान होगी। हाँ कहकर राकेश बेडरूम में चले गए। आयुष अपना बैग खोलकर कुछ काम करने लगा। उमा ने खुद को अनचाहा सा महसूस किया। उसे अपनी स्थिति किसी अनचाहे मेहमान से बदतर लगी। अभी तक वह अपने अहम जिद से में आसमान में उड़ती आई थी, लेकिन अब यहाँ आकर जैसे वह जमीन पर गिर गई। थोड़ी देर में उसने ही पूछा, रात के खाने में क्या है? आयुष ने उसकी ओर बिना देखे ही जवाब दिया, कुछ नहीं, माँ काजल काकी आती है, सब काम वही कर जाती है। क्या बनाया है? बात जारी रखने के लिए उमा ने पूछा। पापा को करेला और साग देना होता है, वह तो रोज बनता ही है। दाल भी बनी होगी, बस आपके आने से पहले ही निकली होंगी काकी खाना बनाकर। उसके पास चाबी रहती है। नहीं, सामने वाली आंटी से लेती है। राकेश के पास बेडरूम में जाने की हिम्मत नहीं पड़ी उमा की। थोड़ी देर आराम कर राकेश ड्राइंग रूम में आ गई। इतने में धोबी आ गया। आयुष ने गेंद कर कपड़े धोबी को दिए। उमा तो हर बात पर हैरान होती रही। अब तक वह सोफे पर ही अध लेटी थी। टेबल पर डिनर लगाने के लिए जब आयुष पीछे किचन में जाने लगी तो राकेश ने ठंडी स्वर में कहा, रहने दो उमा, सब हो जाएगा। राकेश का स्वर इतना भावहीन था कि उमा फिर वापस बैठ गई। खाना लगाते हुए आयुष ने कहा, काकी हम दोनों का ही खाना बनाकर रख गई है, माँ बस आप अपने लिए रोटियां बना ले। हाँ ठीक है कहकर उमा किचन में चली गई और अपने लिए 2 रोटियां बना लाई। वह आयुष को बहुत स्नेह से पिता को खाना परोसते हुए देख रही थी। दोनों ऑफिस की कॉलेज की बातें करते रहे। उमा ने नोट किया, जब भी राकेश से उसकी नजरें मिली, उन नजरों में पति पत्नी के रिश्ते की कोई मिठास नहीं थी। एकदम तटस्थ, भावहीन थी राकेश की नजरें। उसके लिए खाना खत्म होते ही आयुष ने सब समेट दिया। फिर कहने लगा, माँ आप आराम करो, मैं पापा को थोड़ा टहला कर लाता हूँ। राकेश के साथ आयुष बाहर चला गया। उमा ने अपने कपड़े बदले, गाउन पहना, अपना बैग राकेश के रूम में ले जाकर रखा। बेड पर लेटकर कमर सीधी करने लगी। उसे यही लगता रहा जैसे वह उन किन्हीं अजनबियों के साथ है इतनी देर से। दोनों टहल कर आए। आयुष बाथरूम में था। राकेश ने कहा, उमा तुम दूसरे रूम में सो जाना, रात को मुझे कोई जरूरत न पड़ जाए। यह सोचकर आयुष मेरे साथ ही सोता है। उमा अपमानित सी खड़ी रह गई, कुछ कह नहीं पाई। फिर आयुष दूध गर्म कर लाया। राकेश को दूध और दवाइयां दी। उमा दूसरे कमरे में करवटें बदलती रही। कुछ समझ नहीं आ रहा था उसे, यह क्या हो गया। अगले दिन सुबह उसने देखा आयुष ने वॉशिंग मशीन में कपड़े डाले और सब्जी लेने चला गया। काजल आई तो उसने घर के काम निपटाने शुरू कर दिए।
काजल उमा से मिली तो उसके मुंह से निकला, अरे मैडम आप आ गई, अच्छा किया, साहब बहुत बीमार रहे, आपके बच्चे तो बहुत ही अच्छे हैं। उमा ने फीकी सी मुस्कान के साथ हाँ में सिर हिला दिया। राकेश ऑफिस के लिए तैयार हो गए तो आयुष ने उन्हें नाश्ता और दवाइयाँ दी। उनका टिफिन पैक करके उनके हाथ में पकड़ाया। राकेश उमा के से बिना कुछ कहे ऑफिस चले गए। काजल ने सबका खाना बना बना दिया था। वह सब काम कितना अच्छे तरह से कर जाती थी, यह उमा देख ही चुकी थी। उसके हाथ में भी स्वाद था, यह भी वह रात को देख चुकी थी। थोड़ी देर में आयुष ने कहा, माँ मैं कॉलेज जा रहा हूँ, सुबह शाम तक आ जाएगी। दिन भर उमा घर के में इधर से उधर घूमती रही, बेचैन, अनचाही, अपमानित सी। दोपहर में उसने थोड़ा सा खाना खाया। शाम सबसे पहले शोभा आई। आयुष ने उसे बता दिया था कि माँ आई है। शोभा ने देखते ही पूछा, माँ आप कैसे आ गई? तुम लोगों को देखे काफी दिन हो गए थे, अब आ ही गई है तो इस बात का ध्यान रखना माँ, पापा को आपकी किसी भी बात से तकलीफ ना हो। हम तीनों बहुत दिनों बाद अब संभले हैं। पापा की तबीयत से बढ़कर हमारे लिए इस समय और कुछ भी नहीं है। रात को सब इकट्ठा हुए। तीनों हंसी खुशी बातें कर रहे थे। राकेश की हर बात का बच्चे ध्यान रख रहे थे और राकेश बच्चों पर अपना भरपूर स्नेह लुटा रहे थे। घर की सारी व्यवस्था सुचारू रूप से चल रही थी। कहाँ तो उमा ने सोचा था कि उसके बिना तीनों की हालत खराब होगी। उसे देखते ही तीनों उसके आगे झुकते चले जाएंगे कि आओ अब संभालो घर पर। यहाँ तो किसी को उसकी जरूरत ही नहीं थी, न राकेश को न बच्चों को। वे तीनों किसी भी बात पर हंस रहे थे और उमा सोफे पर एक कोने में बैठी दिल ही दिल में कलप रही थी। यह क्या हो गया? बंटवारे की जिद, अपना गुस्सा, लालच, ईगो सब धराशायी होते देख रहे थे उसे। अब क्या करे वह? क्या वापस चली जाए? पर पति और बच्चों के बिना वहां अकेली कितने दिन रह सकती है? यहाँ रहकर पति और बच्चों के दिल में जगह बनाने की कोशिश करनी चाहिए। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वह अपना सिर पकड़े तीनों को हंसते मुस्कुराते देखती रही। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा, और यदि कहानी पसंद आए तो लाइक शेयर करें, और चैनल पर यदि नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद दोस्तों।